हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज बेटा हम लोग स्टडी करेंगे फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर, या डिपेंड्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग इसकी बात करेंगे। पीछे की क्लास में मैं आपको करंट, उसके बाद करंट डेंसिटी, ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोगों ने बात किया था। जो भी पीछे का वीडियो नहीं देखे होंगे वो वीडियो देख लेंगे, ठीक है बेटा। और सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं बेटा, ज़्यादा बात ना करके हम लोग क्लास को। डिपेंड्स ऑफ रेजिस्टेंस। डिपेंड्स ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है बेटा कि रेजिस्टेंस किस चीज के ऊपर क्या करता है, डिपेंड कर रहा है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है, इसकी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है हम लोगों का कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर बेटा डिपेंड करता है। जैसे आप समझ लो कि ये एक आपका क्या है, कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। एक कंडक्टिंग बॉडी हमने लिया, जो कंडक्टिंग मटेरियल है, ये हो गया और ये हो गया इस तरह से। अब बेटा ये जो है दोनों एंड्स के बीच का लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर, और ये जो है इसका ए बोले तो क्या है बेटा, ये जो है ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। हम इसकी बात करेंगे बेटा, ध्यान देना। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, वायर का जो रेजिस्टेंस है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। कि लेंथ की वैल्यू को जितना बढ़ाओगे घटाओगे बेटा, उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा। इसके में आर और एल के बीच अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो वो कैसा मिलता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसा मिलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ मिलेगा। और ये होता है स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है। ये कैसा होता है कि आर और एल का ग्राफ सब प्लॉट करते हैं तो ये आपको कैसा मिलने वाला है, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। फिर दूसरी पॉइंट की बात करते हैं बेटा। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान से देखिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उस एरिया की, ये जो एरिया है, इस एरिया की वो वायर जो है कितना मोटा है, जैसे सपोज कर लिया कि ये इसका लेंथ हो गया और ये जो है इसका जो है वो क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसके एरिया के ऊपर क्या करता है बेटा, डिपेंड करता है। सो इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड करने लगा था, तो हम लोग लिखेंगे R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इसका ग्राफ अगर ध्यान देंगे, इसका ग्राफ बेटा R एंड A का ग्राफ हम लोग देखते हैं, तो R एंड A का ग्राफ जो होगा वो कैसे मिलेगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ग्राफ मिलेगा। मतलब क्या होगा कि अगर आपने एरिया को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करता है, अगर एरिया को घटा रहे हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करता है। इसके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, ये उल्टा चलता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we writes R is directly proportional to L by A, so R is equal to rho into L by A। rho क्या है बेटा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। rho क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। देखिए इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि where rho is the proportional constant is also called the resistivity।
आल्सो कॉल्ड रेजिस्टिविटी आर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको हम लोग रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं और रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं बेटा। इसके ऊपर हम और आगे बात करेंगे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या चीज पढ़ रहे हैं, फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि ये अपने को एक फार्मूला मिल गया। अभी इसके ऊपर हमें आगे बात करना है, ध्यान दीजिएगा। रेजिस्टिविटी के ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे, तो यहाँ पे पहले ध्यान दीजिएगा। अब थर्ड पॉइंट जो होता है बेटा, थर्ड पॉइंट क्या है कि रेजिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि वायर के टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या चीज है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब किसी भी वायर के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, जैसे रूम टेम्परेचर पे कुछ और है, ठीक है, फिर उसको हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो फिर देख रहे हैं कि क्या है, तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ और मिल रही है। तो ये क्या करता है, डिपेंड्स करता है। वो क्या क्या चीज होते हैं भाई, इफ हम लोग ले लिया कि इफ आर नॉट बोले तो क्या है, एट रूम टेम्परेचर भी बोल सकते हैं बेटा। आर नॉट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आर नॉट किसको बताता है कि किसी भी कंडक्टर मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। फिर आरटी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, ये टी डिग्री सेंटीग्रेड लिया। एंड इसके साथ आता है क्या चीज भाई, अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये जो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। देन फार्मूला जो बनेगा बेटा वो क्या होता है, RT इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया हमारा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन कब यूज करेंगे बेटा, ये इक्वेशन यूज करना है जब मोर देन 30 डिग्री 300 टेम्परेचर होगा, मतलब किसी भी वायर का टेम्परेचर अगर 300 से ज्यादा हमें लेना है तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। ध्यान देना, ये फार्मूला यूज करेंगे। बट क्या हो जाए बेटा कि लेस आर इक्वल टू, टेम्परेचर क्या होगा, लेस आर इक्वल टू होगा, उस केस में हमें फार्मूला यूज करना है क्या चीज, RT इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन जो है, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 8 इसी चीज के ऊपर डिपेंड है बेटा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 जो है, 5 एंड 8 जो है इसी सेम चीज के ऊपर डिपेंड है, इसी फार्मूले के ऊपर बेस्ड है कि उसके अंदर रेजिस्टेंस को हम बढ़ा दे रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, या फिर रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया तो उस समय टेम्परेचर क्या होगा। ये बात हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, इस बात को ध्यान देना। वेयर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अब कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालना है बेटा, तो हमें कुछ नहीं करना, इस फार्मूले को लेना है। इस फार्मूले को अगर हम थोड़ा सा सॉल्व कर दें तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग लिखेंगे बेटा क्या चीज, RT इज इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फा टी आर नॉट, और इसको इधर सेपरेट कर दिया बेटा तो ये हो गया RT माइनस आर नॉट इक्वल टू अल्फा इंटू टी इंटू आर नॉट। या फिर अब इसको हमने यहाँ पे लिख दिया तो ये क्या हो गया बेटा हमारा, अल्फा इज इक्वल टू, यानी कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस RT माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी हो जाएगा, T फॉर टेम्परेचर। T यहाँ पे टेम्परेचर है, ये ध्यान देखेंगे कि T क्या है यहाँ पे बेटा, T जो है, T क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है, ये टेम्परेचर है, ओके, टेम्परेचर गिवन टेम्परेचर होगा। अब इसके साथ एक रिलेशन भी बना लेते हैं हम लोग भाई। एक हम लोगों ने लिया क्या चीज कि if R1 and R2 are the resistance at T1 and T2, मतलब कि अगर आप इसी फार्मूले को थोड़ा सा आप देखो ध्यान से तो आप इसको क्या लिखोगे भाई, R1 इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू T1 एंड दूसरा लिखेंगे बेटा R2 इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू T2, ये लिखेंगे। और इन दोनों का रेशियो दे दिया गया बेटा कि दोनों की रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, तो डायरेक्टली फार्मूला आ जाएगा R बाई R2 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू T1, ठीक है, एंड 1 प्लस अल्फा इंटू T2। ये फार्मूला क्या होगा हमारे पास मिल जाएगा,
जब एक ही वायर है, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है बेटा और टेम्परेचर डिफरेंट है, तब की केस में रेजिस्टेंस का डिफरेंसेस क्या होगा, उसके लिए डायरेक्टली हमें क्या करना है, इस फार्मूले को यूज कर रहे हैं। फिर क्या होता है, द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कैसे बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफरेंट इफ द डिफरेंट टेम्परेचर, ये क्या होता है बेटा, डिफरेंट होता है फॉर द डिफरेंट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर द एवरेज ओवर द टेम्परेचर ऑफ रेंज, जी ये एवरेज ओवर द टेम्परेचर ऑफ रेंज की केस में बेटा क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डायरेक्टली फार्मूला कि दोनों जगह अल्फा क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू R2 माइनस R0, सॉरी T2 माइनस T1, ये क्या हो जाएगा आपके पास फार्मूला बन के आ जाएगा। क्लियर। फिर R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम लोग लिखेंगे भाई क्या चीज, R0 1 प्लस अल्फा इंटू T2। अगर ऐसे ही सेम हमें काम क्या करना हो बेटा, इसका निकालना हो, R1 की वैल्यू निकालनी हो तो R1 भी निकाल सकते हैं, R2 भी निकाल सकते हैं, R2 R1 जो मन करे उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि जो हम लोगों ने पीछे भी छोड़ा था रेजिस्टिविटी, ये जो रेजिस्टिविटी छोड़ा था, ये रेजिस्टिविटी क्या होती है बेटा, इसकी बात करते हैं हम लोग। तो देखिए ध्यान से, कि फार्मूला है रो इंटू आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ठीक है, इफ एल इक्वल टू 1 मीटर, मतलब ये जो लेंथ ऑफ वायर है बेटा, ये ध्यान से समझिए कि ये जो लेंथ ऑफ वायर है, लेंथ ऑफ वायर एल इक्वल टू 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो L is equal to 1 meter and area is equal to 1 meter square, then the resistance is equal to resistivity, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि resistance is equal to resistivity, that is, तब इसको पढ़ेंगे क्या चीज, resistance is numerically equal to the, resistance जो है numerically equal होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इक्वल हो जाएगा आपका numerically equal to the resistance of the substance having unit area of cross section, having, ध्यान समझिए, having unit area का मतलब है बेटा 1, ठीक है, unit area of cross section, ठीक है, and the length of, ठीक है, and the unit length of conductors, इसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गया, रेजिस्टिविटी का यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डेफिनेशन हो गया बेटा। क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसका जो होता है एसआई यूनिट इज ओम मीटर, एसआई यूनिट क्या होता है बेटा, ओम मीटर, या फिर इसको बोलते हैं महो, क्या बोलते हैं, महो बोलते हैं। डायमेंशन फार्मूला जो होता है ml³ T⁻³ A⁻⁻1 ये होता है। और नोट पॉइंट में क्या याद रखेंगे बेटा, नोट पॉइंट में क्या दिख रहा है कि नोट पॉइंट में आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 1.6 × 10⁸ ओम मीटर होता है। और ये क्या होता है, मिनिमम रेजिस्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि सिल्वर इज द गुड कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, और जब वो गुड कंडक्टर्स है यानी इसका मतलब है कि सिल्वर का रेजिस्टेंस होगा बेटा सबसे कम होता है। ये पॉइंट आप थोड़ा याद करके रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन का ये बन जाएगा इसके लिए। फिर रेजिस्टिविटी इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी जो होती है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है बेटा, और वो क्या होती है, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी। डेल्टा टी का मतलब होता है टेम्परेचर डिफरेंस, जब हमने अलग अलग टेम्परेचर लिया तो ये क्या मिल जाएगा हम लोगों को, अल्फा इंटू टी। फिर उसके बाद बेटा आता है क्या चीज, रेजिस्टिविटी इज इंक्रीज विद द इम्प्योरिटीज एंड मैग्नेटिकल स्ट्रेस। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी वेक्टर बेटा, अगर आप क्या करते हो, रेजिस्टिविटी इंक्रीज कराना है यानी कि आप एलॉय ले, एलॉय का मतलब होता है कि जब उसके अंदर इम्प्योरिटीज, कोई एक प्योर वेक्टर है वो अलग बात होती है, उसका अलग आएगा, लेकिन उसके अंदर हमने कोई एक्सटर्नल मटेरियल ऐड कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एलॉय। यानी वो क्या होता है कि जब ऐसी इम्प्योरिटीज होती है, वो क्या होती है,
इम्प्योरिटीज, जब किसी मेटल्स के अंदर हमने क्या कर दिया, इम्प्योरिटीज मतलब अलग से कोई सब्सटेंस मिला दिया, अलग से कोई मटेरियल ले लिया, जैसे टीन ले लिया, टीन के साथ हमने कॉपर ले लिया, एल्युमिनियम ले लिया, कोई और चीजों का हमने क्या कर दिया, बहुत सारा मिक्स कर दिया, तो उससे जो मटेरियल बनेगा, उससे जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एलॉय मटेरियल, और उसका मैकेनिकल स्ट्रेस क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है। मैकेनिकल स्ट्रेस जो होता है बेटा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाता है। तो इन सब चीजों के ऊपर हम लोग आज हम लोग बात किए, इसके आगे और हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है, ओके, जय हिंद।